राम राम दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये आपकी जुलाई माह की करंट अफेयर का 7वां पार्ट होगा। कल की वीडियो में अगर बात की जाए, जो मैं कल वीडियो डाली थी उसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। टाइम लिमिट अगर देखी जाए तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई थी, जिससे कुछ के मैसेज आए हैं मेरे पास कि तो भैया ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है वो उसके। तो उस वजह से अब से जो करंट अफेयर की वीडियो होगी वो छोटी ही वीडियो बनाया करूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाया करूँगा। चाहे ज़्यादा वीडियो बना दूँ, दो दो एक दिन में 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूँ, अपलोड कर दूँ, पर वीडियो बनाऊँगा छोटी छोटी ही, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमें अब आज का जो पढ़ना है उस बारे में। पहले हाँ, मैंने कल आप सभी से एक सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है। जवाब जितनों की उम्मीद थी उतनों तो नहीं आए, पर हाँ एक का जवाब आया। उसका जवाब थोड़ा गलत था, ठीक है। वे पुराने, उनका डाटा थोड़ा पुराना था इसलिए उनका जवाब गलत आया। उनका नॉर्मली उन्होंने बताया लालजी टंडन। लालजी टंडन का आपका मैंने पिछली बार बताया था जब आपको जिक्र किया था, तो लालजी टंडन की तबीयत खराब होने की वजह से उनसे कार्यभार ले लिया गया है राज्यपाल का। आज वर्तमान में अगर बात की जाए, आपके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। तो अतिरिक्त कार्यभार उनको सौंपा गया है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये आपका क्या था, जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर, ठीक। अब मैं बात करता हूँ आपसे, जो अपने पढ़ाई चलती है, अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपना आज का पहला सवाल। आपको बस यही याद रखना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बस यही चीज़ रखना है, एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? इलाइट एक्सीलेशन अवार्ड, ठीक है। इलाइट एक्सीलेशन अवार्ड आपका 2020 दिया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है कि टेक्नोलॉजी, जैसे आपका मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा हुआ है ये रहा, सूरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजना। बस आपको ये, चाहे सूरजी गांव योजना छोड़ सकते हो, ये बस आपको कुछ याद नहीं रखना है। बस आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, मुख्यमंत्री दर्पण ऐप, दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ सरकार को जो ये अवार्ड दिया गया है, ये किस वजह से दिया गया है? आपकी दो कारण है, इनके 2 चीज़ों की वजह से दिया गया है, ठीक है। पहला कारण आपका मुख्यमंत्री दर्पण ऐप है, और दर्पण ऐप मोबाइल ऐप है, और एक वेबसाइट, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने चला रखा है। इन इनके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब ये चीज़ है क्या? जो मुख्यमंत्री दर्पण ऐप है और वेबसाइट है, ये क्या चीज़, इन दोनों से, वेबसाइट और ऐप से, आपका आम आदमी सरकारी योजनाओं के बारे में रूबरू हो सकता है। मतलब उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। मतलब एक तरह ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और आम जनता के बीच पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी एक होनी चाहिए कि हाँ भाई सबको पता चले, हाँ भाई किस योजना में क्या काम चल रहा है, किस वजह से काम चल रहा है। वो सीधे आपको योजना से जुड़े समस्त दस्तावेज, समस्त जानकारी आपको इन पर वहाँ वेबसाइट पर मिलती है। तो इस वजह से आपकी एक दिल्ली की संस्था है, टेक्नोलॉजी IT संस्था, ये एलिट्स टेक्नो मीडिया। अगर ये पूछा जाता है इस सवाल में कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये कौन देता है, बस आपको याद रखना है, एलिट्स टेक्नो मीडिया नामक आपकी एक IT संस्था है, वो इंस्टीट्यूट है, वो आपका इसको देती है, जो दिल्ली की है। इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना, बस आपको 4 सवाल याद रखना है उसमें 4 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, अवार्ड का नाम, किसको दिया गया,
दूसरा सवाल छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया। तीसरा सवाल किस लिए दिया गया, इन मोबाइल ऐप या निगरानी के लिए। चौथा सवाल अवार्ड देता कौन है। बस ये 4 सवाल अगर आपके याद हैं तो आप पेपर में आराम से, इस सवाल अगर इससे भी कोई भी सवाल आता है आप आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। अगर हाँ केवल ये वनडे एग्ज़ाम के लिए है, ये चीज़ पहले बता दूँ। कभी आप बड़े एग्ज़ाम के से होगा, बड़े एग्ज़ाम के लिए केवल जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बहुत पर्याप्त है। अब ये सवाल आपका, ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ पहले भी, पिछली बार भी, पर फिर भी बार बार जिक्र आ जाता है। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, भूपेश बेगल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक है। अब इससे अगला सवाल, ये भी आपका छत्तीसगढ़ सरकार से ही जुड़ा हुआ है। अगला सवाल जो आपका आता है ये भी छत्तीसगढ़ सरकार से ही है। छत्तीसगढ़ सरकार से मतलब कैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना चलाई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना चलाई है जिस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना, ठीक। किसने चलाई, छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई। अब क्या चीज़ कही गई है कि इसमें जो आदमी मतलब छत्तीसगढ़ के जो निवासी गाय पालते हैं, जो किसान गाय पालते हैं, गवर्नमेंट उनसे 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी, ठीक है। अभी इस योजना की शुरुआत एक हरेली पर्व होता है छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उस पर्व के इस त्यौहार के उस पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। बस आपको ये रखना है। गोधन न्याय योजना कहाँ चलाई गई, छत्तीसगढ़ में। और गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है, आपके गोबर से, ठीक है। गोधन मतलब बात की जाए गोबर से संबंधित है। 2 रुपये प्रति किलो की दर से छत्तीसगढ़ सरकार आपके खरीदेगी। और खरीदने के लिए राज्य में 5300 गोठानों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है, मतलब गोदाम, एक तरह से 5300 गोदाम बनाए जाएंगे राज्य में, जिनमें से जो बनकर तैयार हो चुके हैं 2208 तो गांवों में बन के तैयार हो, ग्रामीण में तैयार है, और 377 आपके शहरी गोठान तैयार हैं। इनमें ये चीज़ है, इससे इन्होंने बताया जो गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बेगल ने अनाउंसमेंट की इसमें कि इस योजना से एक तो आपको जैविक खेती में बढ़ावा मिलेगा कि गोबर इकट्ठा करेंगे। कुछ लोग अगर बेच नहीं पाते हैं तो आपने सुना होगा कुर्डी, ठीक है, कुर्डी होती है, गोबर की कुर्डी, गोबर की खाद बना के अपने खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके 53 से नए गोठान खुलेंगे तो उनसे नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, नए रोजगार का अवसर मिलेगा। एक चीज़ गौ पालने, गाय पालने के लिए आदमी प्रोत्साहित होगा कि गाय पालो, गायों की सुरक्षा होगी, ठीक है। जो आपका गायों से प्राप्त गोधन मतलब बात की जाए उनसे रोजगार में कारोबार और बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि गोबर से ये आपका गौमूत्र आप खरीदी जाती है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी, ठीक है, हरिद्वार, ठीक। तो उस चीज़ का भी आता है आपका। कई जगह आप बात की जाए गाय का घी, कई जितना पेय पदार्थ जिनसे भी गाय से प्राप्त होने वाले असीम धन है जो उनसा, उन सभी को भी प्रोत्साहन मिलेगा इस योजना से, ठीक है। ऐसा भूपेश बघेल ने अनाउंसमेंट की है, बात कही है इसके बारे में, ठीक है। ये सवाल आपका हुआ। इससे अगला सवाल आपका आता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल भी आता है, वैसे भी है क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड है हमारे, वैसे भी। एक आता है, आपने नाम सुना होगा मोहन बागान क्लब, ठीक है। आपने मोहन बागान क्लब का नाम सुना होगा, मैं यहाँ भी इसका लिखा हुआ है कि मोहन बागान क्लब का होता है। ये आपका क्या है, एशिया का सबसे पुराना क्लब, फुटबॉल क्लब, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है आपका मोहन बागान क्लब। या बात की जाए सवाल अगर पेपर में पूछा जा सकता है 2 तरीके से मोहन बागान क्लब के लिए, कब कह रहा हूँ, क्लब के लिए, कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे, मोहन बागान। अगर एशिया का पूछा जाए तब भी आपका यही दिया जाएगा, मोहन बागान ही उत्तर दिया जाएगा। अब मोहन बागान की अगर बात की जाए, मोहन बागान एक
पुरस्कार देता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है मोहन बागान का, मोहन बागान रत्न। जैसा भारत रत्न होता है उसी टाइप से मोहन बागान रत्न होता है। इस क्लब का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। इस बार जो दिया गया है मिलेगा ये आपका गुरबख्श सिंह और प्लांस नंदी, इन दोनों को मिलेगा। आप ये गुरबख्श सिंह आपके हॉकी के प्लेयर रहे हैं पुराने, और प्लस आपके जो प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रहे हैं, इनको दिया जाएगा। और ये जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा आपका 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जिस दिन मोहन बागान दिवस मनाया जाता है उस दिन समारोह मनाया जाता है। और ये मत सोचना कि 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है तो इसकी स्थापना हुई होगी, नहीं। दरअसल ये हुआ था 29 जुलाई 1911 में मोहन बागान क्लब ने IFA इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड, ठीक है, शील्ड जीती थी। मतलब उस दिन आपने एक बहुत बड़ा, इसकी पहली जीत थी, इस क्लब की पहली सबसे बड़ी जीत 1911 में हुई थी। तो उसी जीत के उपलक्ष्य में ये मोहन बागान दिवस मनाते हैं। वैसे आपकी स्थापना कब हुई थी मोहन बागान की, आपके डेट लिख रखी है, 15 अगस्त 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कलकत्ता में है। और इसका आज का वर्तमान अध्यक्ष, ठीक, किसका, आपका मोहन बागान का वर्तमान अध्यक्ष, क्लब का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्वपन बोस। अब इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, कुछ सवालों की और बात कर सकता हूँ मैं कि मोहन बागान में इस साल भाई ये 2 पुरस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, और भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपका एक पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार का अगर नाम बात की जाए, एक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, ठीक है। अगर कहीं पूछा ये सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार इस साल मोहन बागान किसको दे रहा है, तो आपका कौन है वो, जिसका नाम है सैजल बैग, ठीक है। सैजल बैग आपका अंडर 18 का एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। ये आपका एक सवाल है। एक यही आपसे वो है कि अगर कहा जाए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, पुरस्कार आपका दिया किनको जा रहा है, आपका जोसाबा बोतिया, ठीक है। जोसाबा बोतिया को इस साल का ये पुरस्कार दिया जाएगा मोहन बागान की तरफ से, ठीक है। आपका इसका इतना ही, मोहन बागान से रिलेटेड और कुछ नहीं, इतना पूछते, छोड़ो, जो करंट का है वही चलते हैं। इससे अगला सवाल आपका देखते हैं। ये इतना इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि अभी सिंगापुर में जो सिंगापुर की व्यापार उद्योग मंत्रालय है, सिंगापुर का व्यापार उद्योग मंत्रालय है, उसने घोषणा की है कि सिंगापुर में मंदी आ गई। उस मंत्रालय ने सीधा घोषणा किया है कि मंदी आ गई, और मंदी के कारण उन्होंने बताया है कि आपका लास्ट 3 महीने मतलब प्रीवियस के 3 मंथ के आपकी जो GDP आई है, उस GDP में त्रैमासिक ग्रोथ में GDP में रिकॉर्ड गिरावट आई है, रिकॉर्ड गिरावट आई है। और वो जो गिरावट है वो आपकी कितनी है, 4.12% की गिरावट आई है उसकी GDP में। इस वजह से वहाँ मंदी छा गई है। और मंदी का कारण इन्होंने केवल इसको बताया है कि जो आपका कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड की वजह से आपके सारे कारोबार बंद हैं, वहाँ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, सारी चीज़ हो गई है, उसी वजह से आपका जो GDP में गिरावट आई है, उन्होंने इसका कारण ये बताया। इसके बारे में और बस इतना कुछ नहीं। आपको आप ये पूछ सकते हो सिंगापुर की राजधानी क्या है, वो है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर से एक रिलेटेड एक सवाल पूछता है बस, हाँ,
अगर मैं बस थोड़ा सा स्टैटिक जीके की तरफ आपको ले जाता हूँ, सिंगापुर है। अगर सिंगापुर से एक सवाल पूछा जाए कि आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, सिंगापुर की राजधानी है, जो सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर ही है, और सिंगापुर सिटीज़ की राजधानी है। और सिंगापुर सिटी भूमध्य एशिया महाद्वीप की वह राजधानी है, एशिया महाद्वीप के किसी देश की वह राजधानी है जो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल देखते हैं, हेमंग अमीन को अगर बात की जाए, ये आपके वर्तमान में जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ये आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं, अभी वर्तमान में ये आईपीएल के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं आईपीएल को भी। इनको अभी किसका बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ, मतलब एक तरह से कार्यकारी सीईओ बनाया है, नियुक्त किया है। नियुक्त करने का रीज़न क्या है, जो इनके पहले पुराने हुए थे, कौन, राहुल जौहरी, जो इनके पुराने सीईओ थे बीसीसीआई के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था आपका 27 सितंबर को, 27 सितंबर 2019 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। पर उनके इस्तीफ़ा को जो मंजूरी दी गई है 9 जुलाई 2020 को दी गई है, और कायदे में माना जाए तो दिसंबर से ही आपका ये पद खाली था। अब मीटिंग में, बीसीसीआई की मीटिंग में, किनको, हेमंत अमीन को ये सीईओ बनाने का निर्णय लिया गया है। अब ये बीसीसीआई के सीईओ बन चुके हैं। और अब बीसीसीआई के बारे में आपको जानने की इतनी ज़्यादा वो है, तो सीधी आपकी ये है, मैंने लिख दिया है बीसीसीआई के बारे में जानकारी, यहाँ लिख चुका हूँ मैं पहले भी, कि भाई अगर कुछ सवाल अगर बीसीसीआई से बनते हैं, बीसीसीआई की फुल फॉर्म जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडियन क्रिकेट, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आती है। स्थापना, अगर बीसीसीआई की शुरुआत देखी जाए, बीसीसीआई का गठन कब हुआ था, 1928 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम में है, मुंबई, वहीं जहां आपका शाहरुख खान पर बैन लगा था सिगरेट पीने के, सार्वजनिक तौर पर सिगरेट पीने के, उससे इसे, ठीक है, धूम्रपान करने। और वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली बीसीसीआई के हैं ही हैं। ये आपका इससे वो सवाल। इससे अगला ये सवाल जो आपका नारबार्ड का है, ठीक है, इस नारबार्ड वाले सवाल को मैं, या आप इसको खुद पढ़ लेना, या फिर मैं आपको उसे बस ऊपर ऊपर से एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप इसकी डिटेल खुद देख लेना क्या क्या है, मैं इस लिखा हुआ है, बस आपको मैं डिटेल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे कैसे पूरा काम इसका हुआ है। जो नारबार्ड है, नारबार्ड एक बैंक है, भारत का एक बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए काम करने वाला एक बैंक है। उसने आपके जो छोटे बैंक हैं, उन बैंकों को 5,000 करोड़ का लोन देने की, ठीक है, बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए लोन देने की योजना बनाई है। ठीक है, या जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं ग्रामीण बैंकों को, ठीक है, जैसे आपका आरबीआई है, आरबीआई सभी छोटे बैंकों का वो है, तो सभी ग्रामीण बैंकों का गवर्नर इसको माना गया है नारबार्ड को। नारबार्ड आपका ये सांग काम करता है। इसने 5,000 करोड़ की एक योजना तैयार की है कि 5,000 करोड़ का हम लोन देंगे सभी बैंकों को, पर उन बैंकों को देना है जो आपका जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, बैंकों को लोन देंगे पर उन आदमियों को देंगे जन संरक्षण के काम में जो लगे हुए हैं, उन आदमियों को। ठीक है, या सीधा आप सीधा कर सकते हो कि जन संरक्षण को बढ़ाने के लिए नारबार्ड ने 5,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। इसमें आपको ये चीज़ें हैं कि इन्हें जल समस्या को ध्यान रखते हुए आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक एक परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है, इसमें कृत्रिम ग्लेशियर बनाए जाएंगे। कहाँ कृत्रिम ग्लेशियर आपका क्या होता है
आपकी जब बरसात होती है, बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसे जमा लिया जाता है। जमाने के बाद आपका लेह में ज़्यादा ये होता ही है, पहले से होता है, ठीक है, जमा लिया जाता है। और काफ़ी आपका देखा होगा ग्रीनलैंड में भी आपका काफ़ी जगह ये मिलता है ऐसे ग्लेशियर टाइप में, वहाँ जमा लिया जाता है। और जब वहाँ बारिश नहीं होती, पानी की किल्लत होती है, पीने वीने के पानी, सिंचाई के पानी की किल्लत होती है, तो उन ग्लेशियर को पिघलाकर अपना काम चला जाता है। ये चीज़ है। इसमें आपका ग्रामीण कहा जा रहा है कि इस परियोजना में आपको इतने 2125 वाटर से जो आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए वाटर शेड विकास परियोजना को लाभ मिलेगा, ठीक। अब इसके बारे में आप बस ये चीज़ आपका वाटर शेड के लिए इन्होंने ये 5,000 करोड़ का एक लॉन्च की है योजना। या आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। नारबाड की फुल फॉर्म मैंने आपकी पूरी लिख दी है। नारबाड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में अगर समझना है हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ये है। स्थापना इसकी 12 जुलाई कब हुई? 12 जुलाई 1982 में हुई, ठीक है। और 12 जुलाई को ही आपको, अभी 12 जुलाई को जो ये योजना लागू की है इन्होंने, 12 जुलाई को ही घोषणा की थी, जिस दिन 39वीं स्थापना दिवस हुआ था। इस दिन मनाया गया, 39वां स्थापना दिवस इनका मनाया गया है। और 39वें स्थापना दिवस पर इन्होंने एक मीटिंग स्टार्ट की, डिजिटल एक मीटिंग, आपका ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की, जिसको इन्होंने नाम दिया डिजिटल चौपाल, ठीक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके कौन है? हर्ष कुमार बेनीवाल आते हैं, ठीक है। बेनीवाल बर्नवाल इनका पूरा नाम है, हर्ष कुमार, आप, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद नहीं है। वाटर शेड कार्यक्रम है, जल संरक्षण का कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो 1994-95 करीब हुआ। यह आपको इसका उद्देश्य आपको पता ही है सबको, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के काम के इनके लिए किया जाता है, ताकि मृदा का अपवर्तन ना हो, ज़्यादा मिट्टी उपज बनाई रहे, भूमिगत पानी की कमी ना हो। ये चीज़ें आपकी उद्देश्य आपको पता ही होगा, क्यों जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है। और आप यहाँ से पढ़ सकते, जो आपको ना समझ में आए वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैसेज में आपका, हाँ, मैसेज में आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताऊँगा, जब बाद में बता दूँगा आपको कि अगर आप चाहते हैं मैसेज के थ्रू आपका अगर कोई डाउट आते हैं, आप या तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं पूछना चाहते तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9756841104। आप इस पर भी मुझको मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर, हाँ, मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है अपने, इस छोटा सा एक ग्रुप है, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। अगर उसमें ऐड होना चाहते हो कोई तो आप मुझे वैसे भी मैसेज कर सकते हैं। ये आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार मैंने आपको। अब ये सवाल आपका हो गया है। इस सवाल के बाद आपका अगला सवाल की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा, ठीक है। जो आदमी फिटनेस फ्रीक होगा उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सवाल, उसको मज़ा आएगा इस सवाल को भी, कि भारत ने मालदीव, जो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, श्रीलंका से आपका पश्चिमी, श्रीलंका के पश्चिम में, ठीक है, भारत के तो दक्षिण में है, पर श्रीलंका के पश्चिम में है, ठीक। भारत ने वहाँ आपके इक्विपमेंट, आपके बात की जाए जिम इक्विपमेंट दिए हैं। क्या आपने देखा होगा ओपन जिम देखा होगा, जो पार्कों में आपने दिल्ली साइड, मुंबई, आपने जहाँ भी कहीं रहते हो आपने देखा होगा ओपन जिम होती है, ठीक है। वो ओपन जिम के जो आप कहते हैं आउटर फिटनेस इक्विपमेंट, बाहरी स्वास्थ्य, वे इक्विपमेंट भारत ने मालदीव को सौंपे हैं। और सौंपने के साथ वो जो इक्विपमेंट सौंपे हैं उनके वैल्यू कितनी है? $8 मिलियन के इक्विपमेंट भारत ने सौंपे हैं, जो उसके मालदीव के 61 द्वीपों पर लगाए जाएंगे, ताकि वहाँ के स्वास्थ्य फिटनेस के प्रति वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा सके, आसानी से मुहैया फिटनेस का सामान आपको वहाँ मुहैया करा सके। इस वजह से वहाँ की सरकार ने और भारत सरकार ने समझौता करके ये काम किया है।
आपको बस यही चीज़ है। अब ये सवाल अगर पूछता है, अगर पेपर में कभी सवाल पूछता है तो सीधा सीधा ये रहता है कि भारत ने हाल ही में आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट या बाहरी स्वास्थ्य उपकरण किस देश को प्रदान किए हैं? मालदीव को। बस यही चीज़ आती है, मालदीव में कितने द्वीप हैं ये चीज़ आप पूछ लेता, उसकी वैल्यू कितनी है, जो इक्विपमेंट है इन कैश दिया जाएगा तो उसका वो है इतने 8 मिलियन US डॉलर की वैल्यू है उनकी इक्विपमेंट्स की जो दिए जाएंगे। अब मालदीव की राजधानी आपको पता है माले, इसकी मुद्रा रुपया ही है। जैसे 8 देशों की करेंसी आपके रुपया ही है, जिसमें से मालदीव भी एक है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, इसके वर्तमान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के साथ ही ये समझौता हुआ है। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपका कैलाश कैलाश डीवू सिवान, कैलाश डीवी सिवान, या आप इसको नाम से जानते हैं के सिवान। ठीक है, आप इनको नाम से जानते हैं के सिवान। ठीक है, आपका के सिवान हमारे बताइए यह इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके। इनको अभी एक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, वान कॉम पुरस्कार 2020। ठीक है, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना गया है। और ये पुरस्कार है जो एक संस्था है IAA, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स एक संस्था है। ठीक, ये संस्था ये पुरस्कार देती है और इस संस्था का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये जो पुरस्कार आपके के सिवान जी को दिया जाएगा। और ये इस साल इनको नॉमिनेट किया गया है, चुन लिया गया है कि इस साल इन्हें दिया जाएगा, पर इस साल ने वो अगले साल मार्च 2021 में इनको पुरस्कार प्राप्त होगा, दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? पेरिस में ही बुलाकर इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1982 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और आपके इसके पहले अध्यक्ष वॉन कर्मन की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगर यहीं पूछता हूँ कहता हूँ भाई इसके संस्थापक, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, इस संस्था की स्थापना हुई थी थियोडोर वॉन कर्मन जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, उन्हीं ने इसके संस्थापक थे। पूरा नाम था थियोडोर वॉन कर्मन इनका नाम था। अब नाम इनका हेडक्वार्टर आपका इनका पेरिस। और कैलाश डी सिवान मतलब बात करें के सिवान, ये ऐसे तीसरे भारतीय हैं जिसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले आपके 2 भारतीय और हो चुके हैं जिनको ये पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। एक मिला है उडुपी रामचंद्र राव को 2005 में, और एक मिला है श्री कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन 2017 में इनको मिला, और तीसरे आपके 2021 में मिलेगा के सिवान जी को। घोषणा 2020 में हुई है, अब मिलेगा 2021 में। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो कि अगर बात की जाए इसरो की बात करते हैं। इसरो की आपकी फुल फॉर्म पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है आपकी। ठीक, अब इसका अगर 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर। यही सवाल अगर पूछते हैं, जैसे आपका काफ़ी काम हुए हैं बेंगलोर इसरो ने किए हैं, तो करने को कर सकता है। ठीक है, अंतरिक्ष संस्थान है भारत का। इसके बाद आपका अगला सवाल, अब ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, 2-3 छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी आप इनके खुद भी देख सकते हैं। जैसे रुदेंद्र टंडन, इनको अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, बस आपको ये इनको नया राजदूत बनाया गया है विनय कुमार के स्थान पर। यहाँ देखना इसकी राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, बस याद रखो। इससे अगला सवाल,
इससे अगला यही है, ये 4 राजदूत नए बनाए गए हैं। एक तो आपको बता ही दिया है कौन है, आपका टंडन जी। ठीक है, दूसरा आपका आते हैं विक्रम दुरईस्वामी, इनको बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदु पी नायर, इन्हें तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत बनाया गया है। और हेमंत हरीश कोटालवार इनको चेक गणराज्य का वो बनाया गया है। ठीक, अब इनके बारे में अगर बात की जाए कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ, भाई बांग्लादेश का तो आपको सबको पता है, बांग्लादेश आपका एशिया महाद्वीप में, तुर्कमेनिस्तान आपका एशिया महाद्वीप में है, चेक गणराज्य आपका यूरोप महाद्वीप में है। सभी इन तीनों की राजधानी बांग्लादेश की ढाका, तुर्कमेनिस्तान की असागबात इसकी राजधानी, चेक गणराज्य की प्राग। इनकी करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी आपकी टका आपकी, मैंने पहले जब आपको इल्तुतमिश पढ़ाया था, इल्तुतमिश के बारे में बताया था, इसने टका चलाई थी। टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश, आपको पहले बता चुका हूँ हिस्ट्री वाली क्लास में। ठीक है, मानद तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। और एक जो आज हम चल रहे हैं, कोरोना से हम लड़ने लग रहे हैं, उसी से मिलता जुलता नाम है चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम, जिसका है कोरूना। कोरोना नहीं है, कोरूना है बस। ठीक है, इसके बाद ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक, शुद्ध आपका एक डिवाइस है। ठीक है, ये एक डिवाइस बनाया गया है। ठीक, ये एक डिवाइस है जो आईआईटी कानपुर द्वारा एक डिवाइस बनाया गया है, और ये मोबाइल की सहायता से चलता है। मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं हम इस डिवाइस को आसानी से, जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह। इसमें क्या है कि ये क्या काम करता है, कमरे से ये एक तरह से सैनिटाइज़र का काम करता है। जो डिवाइस है एक सैनिटाइज़र के तौर पर काम करेगा, जो कमरों से कोविड वायरस के साथ साथ जितने भी आपके हानिकारक वायरस और कीटाणु जीवाणु बैक्टीरियाज होते हैं उनको समाप्त करेगा, सफाई करेगा। और ये कोई ऐसा ही है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ। जैसे सैनिटाइज़र में आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है इस सिस्टम में। ठीक है, इस डिवाइस में, इसमें जो प्रयोग किया गया है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा वायलेट रेज का, यूवी रेज का प्रयोग किया गया है, जिसमें 15 वॉट की 6 लाइटें लगाई गई है इस सिस्टम में, जिनका हम अपने मोबाइल के ज़रिए अपना आप ही हम मेंटेन कर सकते हैं कि कब कौन कौन सी लाइट कितने उससे जलानी है, कौन सी जलानी है, कौन सी नहीं जलानी, ये चीज़ें हैं। इसका जो बताया गया है, इन्होंने कहा है कि सभी हॉस्पिटलों में, कमरों में, हॉल में ये डिवाइस ऐसे काम करेगा कि वहाँ की जो सैनिटाइज़ करने के लिए आपको वो करना पड़ता है, स्प्रे कर रहे हैं, वो चीज़ है, वो एक तो महंगा होता है। ठीक है, महंगा होता है, और उससे तकलीफ़ हो गई, पता है जो आदमी वो सैनिटाइज कर रहा है उससे पॉसिबिलिटी ये है कि वो अगर वहाँ इफेक्ट्स वायरस है तो उसके इफ़ेक्ट होने की भी खतरा रहता है। अब इससे नहीं होगा कि डिवाइस है, मोबाइल से हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। और इसका ये क्या है, 15 मिनट में 10 बाई 10 का एक कमरे को आसानी से सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर वरना काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो प्रॉब्लम वही फिर है कि दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं देखते देखते। चलो आज के लिए बस इतना ही। सभी को आपको राम राम, ध्यान रखिए आराम से और पढ़ें मन लगा के।